भाभी के सामने एक ओर सुचिता का भविष्य था तो दूसरी ओर अमित का दुख भी उनकी नज़र में कम न था। वह समझ नहीं पा रही थी कि दोनों में से किसका साथ दें। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए मंजुल अग्रवाल की लिखी कहानी लेकर उपस्थित हैं। आज की कहानी है भूलें और प्रायश्चित। मित्रों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साहवर्धन तो ज़रूर करना मित्रों। तो आइए आनंद लेते हैं कहानी का। तार में केवल 3 शब्द थे, शीघ्र आइए। अमित। अमित यानी मेरी ननद सुचिता के पति का भेजा तार। मैं परेशान हो उठी। कोई दुर्घटना या गंभीर बीमारी तो नहीं हो गई? मेरा कलेजा कांप रहा था। आज सुचि की शादी हुए इतने दिन बीत गए, पर ऐसा तार मुझे पहली बार ही मिला था। हे ईश्वर, सब कुशल हो। मैं बड़ी बेताबी से प्रमोद की प्रतीक्षा कर रही थी। दरवाजे की घंटी बजी तो उतावली सी दौड़ पड़ी। प्रमोद के आते ही मैंने उन्हें तार थमा दिया। तार पढ़कर वह भी परेशान हो उठे। मैंने चाय लाकर रखी। चाय पीते हुए बोले, कुछ समझ में नहीं आता, क्या बात है? हाँ, मैं भी दिन भर परेशान रही, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है। अभी 3-4 दिन पहले ही तो सुचिता का पत्र आया था, उसमें तो सब राजी खुशी लिखी थी। उन्होंने कहा, हाँ, किसी भी ऐसी वैसी बात का संकेत नहीं था। डर यही लगता है कि मोनू बहुत चंचल है, किसी चोट चपेट में न आ गया हो। अब क्या कहा जा सकता है। तुम तैयारी कर लो, रात की गाड़ी से चलते हैं। मैं प्यारे लाल जी को छुट्टी की एप्लीकेशन देकर आता हूँ। तैयारी मैंने कर रखी है, आप एप्लीकेशन देकर आइए, मैं और काम समेटती हूँ। बिक्की मिक्की कहाँ हैं? अभी अभी खेलने निकल गए हैं। मैं सोचती हूँ कि उन्हें साथ न ले जाया जाए, पता नहीं वहाँ क्या मुसीबत हो। हाँ, यही ठीक रहेगा, प्यारे लाल जी के यहाँ ही छोड़ देंगे। मैं बात करके आता हूँ, कहकर प्रमोद चले गए। मैं जल्दी जल्दी बिखरा सामान समेटने लगी। मेरे मस्तिष्क में दिन भर विचारों का द्वंद्व छिड़ा रहा था। जब मैं ब्याह कर आई थी, सुचिता मुश्किल से 6-7 साल की रही होगी। प्रमोद के बाद के 3 बच्चों की असामयिक मृत्यु ने माँ और बाबूजी का दिल तोड़ दिया था, और अब उनका पूरा स्नेह दुलार सुचिता पर ही केंद्रित हो गया था। मेरा भी पूरा दुलार उसे मिला। फिर माँ जी की मृत्यु हो जाने पर उस मातृहीना बालिका के प्रति मेरा ममत्व और बढ़ गया। 2 वर्ष हुए, बाबूजी का भी देहावसान हो गया। अब माता पिता, भाई भावज, जो कहो सो हम लोग ही थे। उसकी परेशानियों को सोचकर हमारा विचलित हो उठना स्वाभाविक ही था। ट्रेन में भी दुश्चिंताओं ने पीछा नहीं छोड़ा, ऐसी चिंताएं जिनका छोर नहीं मिल रहा था। हम लोग चाहते थे कि झटक कर उनसे पीछा छुड़ा लें और जो कुछ भी कल सामने आने वाला है उसके लिए अपने को तैयार कर लें, लेकिन चिंताएं थीं कि हटाए नहीं हट रही थीं। कहीं अमित या सुचि ही को तो कुछ नहीं हो गया? हो सकता है किसी दूसरे ने अमित के नाम से तार दे दिया हो। अमित अस्पताल में पड़े हों, शरीर भर में पट्टी लपेटे। अमित का चित्र हमारी आंखों के सामने आकर हमें डराने लगा। हल्का सा भी संकेत तार में होता तो यह उलझन तो न होती, लेकिन वे लोग स्वयं मुसीबत में पड़े हैं। ऐसे में किसे इस सब का ख्याल रहता है। राम राम करते रात कटी और सुबह के प्रकाश के साथ गाड़ी इलाहाबाद स्टेशन पर आ लगी। हम दोनों ने जल्दी जल्दी सामान समेटा। प्रमोद होल डाल बांध रहे थे कि खिड़की से अमित की आवाज़ सुनाई दी, भाई साहब नमस्कार। हम दोनों ही चौंक पड़े। प्लेटफॉर्म पर अमित, सुचि और उनके दोनों बच्चे डॉली और मोनू खड़े थे। सबको एक साथ देखकर मैंने आराम की एक गहरी सांस ली। तब तक सुचि भी खिड़की के पास आकर खड़ी हुई। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते कहते हुए हम लोग प्लेटफार्म पर उतर आए। प्रमोद ने अमित से हाथ मिलाते हुए कहा, कहिए अमित जी, सब कुशल तो है? अमित ने उदासीन भाव से कहा, सब ठीक है भाई साहब। मैंने सुचि को बाहों में भर लिया।
इधर 2 वर्षों बाद मिलना हुआ था। इस बीच सुचि कुछ दुबली अवश्य हो गई थी, लेकिन कोई खास परिवर्तन दिखलाई नहीं पड़ रहा था। मैंने दुलार से कहा, कहो सुचि रानी, कैसे याद किया हम लोगों को? वैसे ही, यह कई दिनों से याद कर रहे थे, इसलिए बुला लिया। स्पष्ट लगा कि वह बात टाल रही है या उसे कुछ पता नहीं है। और मोनू, डॉली, तुम लोग कैसे अलग अलग खड़े हो? मैंने कहा। मामी जी, हम लोगों ने नमस्ते की, आपने सुना ही नहीं। डॉली बोली, अरे अरे, बड़ी गलती हो गई, अब प्यारी प्यारी मिट्टी तो दो। मैंने दोनों बच्चों को बाहों में समेट कर चूम लिया। मामी जी, आप बिक्की और मिक्की को क्यों नहीं लाईं? हम आपसे नहीं बोलेंगे। अपनी भोली आंखों में रूठने का भाव भरकर मोनू ने कहा। अरे वाह मोनू बेटे, तुम रूठना भी जानते हो। बिक्की मिक्की को तुम्हारी मम्मी ने बुलाया ही नहीं, कैसे लाती? क्यों मम्मी? मोनू ने कहा। अरे नहीं नहीं, भाभी जी तो तुम्हें बहका रही हैं। सुचि बोली। मुझे लगा कि हम लोग बातें तो कर रहे हैं, हंस और मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ ऐसा है जो पकड़ में नहीं आ रहा है। टैक्सी में बैठकर हम लोग घर आ गए। इधर उधर की गपशप होती रही। बातों से कुछ आभास ही नहीं मिला कि आखिर हम लोगों को इस तरह अचानक तार देकर बुलाया क्यों गया है। मैंने भी बात छेड़ना उचित नहीं समझा। बुलाया है तो खुद ही बताएंगे। घर में सब ठीक ठाक देखकर मन काफ़ी कुछ शांत हो गया था। चाय नाश्ते के बाद अमित ने घूमने चलने का प्रस्ताव रखा। हम लोग समझ गए कि अमित में कोई खास बात कहना चाहते हैं। हम लोग टहलते हुए टंडन पार्क जा पहुँचे। वृक्षों की शीतल छाया में बैठकर इधर उधर की बातें होने लगीं। प्रमोद ने पूछा, पर अमित जी, हम लोगों को क्यों बुलाया था? कोई खास बात थी? अमित का उदास चेहरा और गमगीन हो गया। उनके चेहरे पर पीड़ा की रेखाएं उभर आईं। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने सिर उठाया और धीरे धीरे कहना शुरू किया, आप लोगों को एक ऐसी बात कहने के लिए बुलाया है जिसे सुनकर आपको आघात लगेगा, इसीलिए कहने की हिम्मत नहीं पड़ती। ऐसी स्थिति न आए इसके लिए मैं बरसों से अपने से लड़ता रहा हूँ। क्या क्या मैंने नहीं झेला, अब मैं नहीं सह सकता। मैं बुरी तरह टूट गया हूँ। मैं अपने को टूटता हुआ तो देख सकता हूँ, लेकिन बच्चों का हरदम सहमा सहमा रहना अब और नहीं देख सकता। उनकी खुशी के लिए मुझे आपसे कुछ कहना ही होगा। सच मानिए, अभी भी मैं इस स्थिति के लिए अपने को तैयार नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मजबूर हूँ। कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। सुचि के साथ अब मैं नहीं रह सकता। आप उसे अपने साथ ले जाएं। कहते कहते उन्होंने अपना मुंह फेर लिया और आंसू छिपाने की कोशिश करने लगे। हम लोग अमित के निर्णय को सुनकर स्तब्ध रह गए। अमित के प्रत्येक शब्द से दिल का दर्द टपक रहा था, लेकिन अपनी प्यारी बहन के दोषों को जानते हुए भी उसका सौभाग्य उजड़ जाए, यह हम कैसे सह पाते। लगता था दिल पर कोई आरी चला रहा हो। बड़ी कठिनाई से प्रमोद ने कहा, अमित जी, आपके इस निर्णय के पीछे छिपे हाहाकार का मैं अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने विवेक से, शील सौजन्य से गृहस्थी की नाव जिस तरह से खे रहे थे, उससे आपके लिए हम लोगों के मन में बहुत आदर, बहुत सम्मान का भाव रहा है। फिर ऐसा हो जाएगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इधर क्या कोई खास बात हो गई है? नहीं, कोई खास बात नहीं हुई। बस आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे एक चट्टान से पानी रिसना शुरू होता है, धीरे धीरे दरार बढ़ती जाती है और एक दिन चट्टान तड़क कर टूट जाती है, वैसे ही एक एक आंसू जमा होकर मेरे मन में सैलाब बन गया है और उसमें मेरा सारा धीरज बहा जा रहा है। अभी ही कोई खास बात हो गई हो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन रोज़ रोज़ का तनाव अब मुझसे सहा नहीं जाता। मुझे लगता है कि अब सुचि के साथ मेरा रह पाना असंभव है। सुचि की कटुता, तीक्ष्णता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। अंदर से मेरा दिल किस प्रकार टुकड़े टुकड़े हो गया है, आपको कैसे बताऊं? अमित जी, हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन आप हमारी वेदना का अनुमान लगा सकते हैं? मैंने कहा, नहीं लगा सकता, कुछ सोच भर सकता हूँ।
आपकी पीड़ा, बच्चों का भविष्य, सामाजिक सम्मान का मोह, यही सब तो था जिसने अलग हो जाने के निर्णय को पिछले 2-3 वर्षों में कितनी बार बदलवाया है। आपको क्या बताऊं, आपकी ममता ने कितनी बार मेरे कदमों को बांधा है कि आज इस प्रकार का निर्णय लेने में मुझे अपने बचे खुचे सारे आत्मबल को लगा देना पड़ा। अमित ने कहा, हम लोग जानते थे कि दोष सुचिता का ही है। घर भर के लाड़ प्यार ने उसे बहुत जिद्दी बना दिया है। वह अमित की हमेशा अवहेलना करती रही है, इसका काफ़ी कुछ आभास हम लोगों को रहा है, लेकिन स्थिति यहाँ तक आ जाएगी सोचना भी पीड़ादायक था। लगता था सब कुछ पीछे छूट गया है और अब उसे पाना कठिन है, लेकिन मानव मन की कमजोरी शायद बिगड़ी बात बन जाए, कोई उपाय निकल आए। काफ़ी समय तक हम लोग दुख में डूबे बैठे रहे। अमित ने मौन भंग करते हुए कहा, तो जब कहें आपका रिजर्वेशन करवा दूं? मैं एकदम से निर्णय ले लेती हूँ कि मैं अभी नहीं जाऊँगी। इन दोनों के व्यवहार को परखूंगी। हो सकता है टूटे तंतु किसी प्रकार जुड़ ही जाएं। मैं कहती हूँ अमित जी, मैं सोचती हूँ कि यह चले जाएं आज रात की गाड़ी से। मैं कुछ दिन रुक जाऊँ, ठीक से समझ लूँ कैसे क्या किया जाए। अमित थोड़े उत्साह से बोले, खुशी से रुकिए। मैं तो रुकने के लिए इसलिए नहीं कह पा रहा था कि आप बिक्की मिक्की को नहीं लाईं, बच्चे कहीं परेशान न हो। नहीं, बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी, यह जा ही रहे हैं। वैसे क्या सुचि को आपके इस गंभीर निर्णय के संबंध में कुछ भी पता नहीं? जी नहीं, मैंने कुछ बताना उचित नहीं समझा। बेकार में घर में तनाव और बढ़ जाता। उदास उदास बोझ से दबे हम लोग घर लौट आए, ऊपर से यह दर्शाते हुए मानो कुछ हुआ ही नहीं। सुचि को जब मेरे कुछ दिन रुकने की बात पता चली तो वह बहुत खुश हुई। रात की गाड़ी से प्रमोद चले गए। दूसरे दिन का सूरज सामान्य ढंग से निकला। अमित ने कहा, आज मैं दफ्तर से जल्दी आ जाऊंगा, फिर म्यूजियम देखने चलेंगे, बाद में पिक्चर। क्यों, ठीक है ना? न भाई, आज तो भाभी जी को उदिता जी से मिलवाना है। न जाने कब से कह रखा है कि कभी भाभी जी आएँ तो मिलवाना, सुचिता ने कहा। वह तो कल भी हो सकता है, अमित ने अपने स्वर को सामान्य बनाकर कहा। पिक्चर भी तो कल देखी जा सकती है, सुचि ने कहा। एक लंबी उसांस भरकर अमित दफ्तर चले गए। देखा भाभी, हर बात बस इनके मन की होनी चाहिए। मैं तो परेशान आ गई। बस जो हुक्म हो बजाते रहो। जिंदगी भर एक आप लोगों की ज़िंदगी है। भैया हर बात का कितना ख्याल रखते हैं। हाँ, यह बात तो है, लेकिन सुचि, तुमने उनका बिगड़ना भी देखा है। जब क्रोधित हो जाते हैं तो मैं चुप्पी मार कर रह जाती हूँ, लेकिन अमित की तो आप बात ही मत पूछिए। मुंह से बात निकली नहीं कि पूरी होनी ही चाहिए। अब आप आज ही देख लीजिए, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि लाट साहब का मुंह फूल गया। वैसे एक बात सोचो, क्या अमित की बात मान लेना ठीक न होता? तुम्हारी उस सहेली से मेरी जान न पहचान, पहली बार इत्तेफाक से मेरा यहाँ आना हुआ। चाहती हूँ कि सारा समय तुम लोगों से बात करते हुए कटे। अमित जी का प्रोग्राम मान लेती तो सब लोग एक साथ शाम बिताते। अब हम लोग उदिता जी के यहाँ गपशप कर रहे होंगे और अमित जी अकेले यहाँ बोर। अरे नहीं भाभी जी, अमित जी की तो अकेलेपन की आदत है। घर आएंगे तो चुपचाप कहीं घुसे बैठे रहेंगे। बच्चों से कुछ बात करेंगे भी, मुझसे बात करना तो जैसे जहर लगता है। मैं भी निकल जाती हूँ अपनी सहेलियों के यहाँ, सुचि ने कहा। क्या तुम अक्सर ही शाम को अपनी सहेलियों के यहाँ चली जाती हो? मैंने कुरेदा। फिर क्या करूँ, शाम के समय मुझसे तो घर में बैठते नहीं बनता। पहले तो अमित भी साथ चलते थे, लेकिन इधर न जाने कैसा स्वभाव होता जा रहा है। मैं तो परेशान हो उठी हूँ। कभी कहीं चलने के लिए कहो तो उत्तर मिलेगा बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होगा या मुझे दफ्तर का काम करना है, फिर कोई क्या बोले। तो अमित बच्चों को पढ़ाते होंगे? हाँ, इसमें तो बहुत पक्के हैं। 6 बजे बैठ जाएंगे और करीब 2 घंटे पढ़ाते रहेंगे, फिर अपने दफ्तर की फाइलें लेकर बैठ जाएंगे। बोर आदमी, बात करो तो खींचे खींचे जवाब देंगे। बताइए भाभी जी, कहीं ऐसे काम चलता है? सुचि ने
समझदारी प्रकट करते हुए कहा, लेकिन तुम कहती हो ना कि अमित पहले ऐसे नहीं थे। हाँ भाभी जी, पहले मैं झूठ में ही कह दूं कि मेरे सिर में दर्द है तो घर भर में भूकंप आ जाता था। यह दवा, वह दवा, डॉक्टर, वैद्य, कभी रात बिरात भी घूमने फिरने की बात करती तो हरदम तैयार हो जाते थे। जो चीज़ कहो हाजिर हो जाती थी। लेकिन लगता है प्यार का वह उफान अब ठंडा पड़ गया है। तुम भी तो अमित का ख्याल रखती होगी, क्यों नहीं भाभी जी? लेकिन मुझे करने को है ही क्या? सब्जी मैं सुबह ही अधिक बना लेती हूँ, आटा भी शाम तक के लिए गूँथ लेती हूँ, शाम को पराठे निकाल लिए, बस। फिर अमित की आदत है अपना सारा काम खुद कर लेने की। कपड़े धोबी के यहाँ से आए नहीं कि वह उन्हें अपनी अलमारी में रख लेते हैं, निकाले और तैयार हो गए। अपना कोई झंझट नहीं। पहले इनके दोस्त बहुत आते थे, तब किचन में ही जुटे रहना पड़ता था। थोड़े दिन चलाया, फिर मैंने कह दिया कि अगर तुम्हें दोस्तों से इतना ही लगाव है तो बाहर ही उन्हें निपटा दिया करो। अब सबका आना छूट गया। क्या अब कोई नहीं आता? कभी कभार कोई आ गया तो आ गया। वैसे भाभी जी, अमित हैं मेरे पूरे बस में। मजाल है जो मेरी मर्जी के बिना कुछ हो जाए। सुचिता के चेहरे पर दर्प का भाव उमड़ आया। मैंने अपना मस्तक पीट लिया। हाय रे दर्प! अभागिन नारी नहीं जानती कि वह एक ऐसे कागार पर बैठी है जिसे तेज जलधार ने नीचे से पूरी तरह काट डाला है और किसी भी क्षण वह पानी के एक रेले में बह जाने वाली है। बस में रखने की लालसा ने इस नारी के व्यवहार को ऐसा विकृत बना दिया कि प्रेम पिपासु हृदय लेकर समीप आए प्राण को मिली अवहेलना, उपेक्षा और अवमानना। वह कट गया अपने घर से, इष्ट मित्रों से, और अब काट डालने को आतुर है रहे सहे बंधनों को भी। इस दुर्भाग्य से अनभिज्ञ यह नारी अपने अहंग में डूबी इठला रही है। रात के खाने के समय अमित ने कहा, सुची, तुमने खाने को कुछ स्पेशल नहीं बनाया? पहली बार भाभी जी घर आई हैं, बिना मेरी उपस्थिति का ख्याल किए। सुचिता बोली, तुम्हें बहुत ख्याल है तो खुद क्यों नहीं बना लिया? दिन भर जुटे जुटे मेरा क्या हाल हो जाता है इसका तो जरा ख्याल नहीं। हुक्म चलाने को आ गए, यह नहीं बनाया, वह नहीं बनाया। अमित का चेहरा फक पड़ गया। मैंने कहा, अमित जी, आप तो व्यर्थ की औपचारिकता बरत रहे हैं। मैं कोई बाहर की तो हूँ नहीं कि सूची परेशान होती रहे। यूँ ही किसी के आने पर कितने काम बढ़ जाते हैं। बाद में एकांत में मैंने सूची को समझाने की कोशिश की। सूची, देखो, तुमने खाने के लिए अमित जी को जिस प्रकार झिड़क दिया वह ठीक नहीं था। व्यर्थ में बात का बतंगड़ बनाना, घर में तनाव पैदा करना ठीक नहीं होता। तुम यही कह देती कि ख्याल नहीं रहा या आज बहुत थक गई थी, अभी तो भाभी जी रुकेंगी। मेरी बात सुनते ही सूची का चेहरा तमतमा आया, मेरे ऊपर ही बिगड़ने लगी। आप भी बस उनका ही पक्ष लेंगी। मैं काम करते करते मर जाऊं तब भी मेरी किसी को कोई चिंता नहीं। अरे नहीं, यह बात नहीं सुची, तुम तो मेरी बात का बुरा मान गई। मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुमसे ज़्यादा जिंदगी के उतार चढ़ाव देखे हैं। मैं जानती हूँ कि बड़ी बड़ी नहीं, आमतौर पर छोटी छोटी बातें ही घर गृहस्थी के सुख को चट कर जाती हैं। तुम घर के कामकाज में दिन भर लगी रहती हो, यह क्या मैं देखती नहीं? मैं तो यह कह रही थी कि जरा बातचीत में मिठास हो। मेरी बात काटकर सुचिता तड़क कर बोली, बातचीत में मिठास हो? कहाँ से हो? आपको तो मेरी बातों में कड़वाहट ही दिखाई पड़ती है, लेकिन यह नहीं दिखाई पड़ता कि अमित किस तरह हर बात में मीन मेख निकालते हैं। मेरा हर काम उन्हें गलत लगता है। घर गंदा है, चीज़ें खराब हो रही हैं, यहाँ तक कि ऐसे उठूं, ऐसे बैठूं जैसे घर न हो जेल खाना हो। कहते कहते सुचिता फूट फूट कर रोने लगी। सुचिता की बात भी ठीक हो सकती है, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से मैं घर का हाल चाल देख रही थी। घर गंदा रहता है, मैले कपड़े घर भर में बिखरे रहते हैं, जूठे बर्तनों का भी यही हाल है। महरी घर भर से बर्तन समेटती फिरती है। हम लोग घूम कर आते
तो सुचिता या तो वही कीमती साड़ी घर में पहने रहती, उसे ही पहनकर सो भी जाती, या लापरवाही से उतार कर इधर उधर डाल देती। सामान टूटता फूटता बर्बाद होता रहता। मुझे घर की ऐसी हालत देखकर स्वयं आश्चर्य और दुख हो रहा था, इसलिए सुचिता की बात का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर भी सुचिता को मैंने चुप कराया और बात आई गई हो गई। मेरे मन पर बहुत भार था। समझ में नहीं आ रहा था कि उलझी गांठ को कैसे सुलझाया जाए। पति पत्नी के मामले में कोई बोल भी कहाँ तक सकता है, लेकिन अब चूंकि बात गृहस्थी के बिखरने तक आ पहुंची थी, इसलिए मन न चाहते हुए भी नहीं मानता था। सुबह खटपट की आवाज़ से नींद टूट गई। अजीब सा लगा। इतने सुबह सुचिता ने क्या काम धाम शुरू कर दिया। कमरे से बाहर आई तो देखा कि अमित बर्तन मांज रहे हैं। मैंने झपट कर बर्तन उनके हाथ से लेने चाहे, किंतु बर्तन उन्होंने नहीं दिए। यही कहा, भाभी जी थोड़े से बर्तन रह गए हैं, क्यों परेशान होती हैं? तो आप क्यों धो रहे हैं? आज माई नहीं आएगी? नहीं, सुची ने उसे निकाल दिया है। सुची ने निकाल दिया है? क्यों, ऐसा क्या हुआ? खिसियाई हंसी हंसकर अमित बोले, अब मैं क्या जानूं, मैं तो भरसक घर की बातों में पड़ता नहीं, लेकिन कोई माई माह 2 माह से ज़्यादा टिकती ही नहीं। इससे भी कोई बात हो गई होगी। मैं जल्दी जल्दी सुची के कमरे में गई। मज़े से वह पड़ी हुई थी। मैंने हाथ पकड़कर लगभग उसे खींच ही लिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? अमित बर्तन मांज रहे हैं और तुम आराम से पड़ी हो? सुचिता चिल्लाते हुए बोली, हाँ हाँ पड़ी हूँ, आपको क्या? आप तो अमित से खूब लगाई बुझाई करके आ रही हैं। क्या बता रहा था अमित कि माई क्यों नहीं आई? मैं तो उसके रौद्र रूप को देखकर अस्तंभित रह गई। सोच भी नहीं सकती थी कि यह मेरे ऊपर भी लगाई बुझाई करने का घृणित आरोप लगा सकती है। जरा जरा सी बात पर इस प्रकार फट पड़ने की अंतिम परिणति जिस रूप में हो सकती है, वह खतरा सामने ही उपस्थित था। मैं समझ गई कि सुचिता ने मुझे अमित से बात करते हुए सुन लिया है, और पूरी बात ठीक से न सुन पाने से वह समझ रही है कि अमित ने मेहरी को लेकर सुचिता के खिलाफ मेरे कान भरे हैं। मैं चारपाई पर सुचिता के पास बैठ गई और स्नेह से उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर बोली, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अमित ने मुझसे कुछ नहीं कहा है। बर्तनों की आवाज़ सुनकर मैं बाहर गई और उन्हें बर्तन साफ करते देखा तो पूछा कि माई नहीं आई? वह बोले कि सुची ने माई को हटा दिया है। बस, आपने तो कह दिया बस, और क्या बुराई करता। सुची ने माई को हटा दिया। सुची की तो माई से और पूरे घर से अदावत है कि सबको परेशान करने के लिए माई को हटा दिया। कल 7 रुपए की फुल प्लेट तोड़ डाली उसने। हटा न देती तो क्या करती? फुल प्लेट तोड़ डाली। सचमुच इस प्रकार अगर कोई नुकसान करे तो कहाँ तक सहा जा सकता है। लेकिन अब देखो कितनी परेशानी हो गई, तुम्हारे लिए कितना काम बढ़ गया। मुझसे बर्तन वर्तन नहीं मजते। उसने नुकसान किया, मैंने उसे भगा दिया। अब अमित या तो नई माई लाएं या बर्तन मांजें, मैं क्या कर सकती हूँ? इस 2 टूक उत्तर से मैं हतप्रभ रह गई। क्या जवाब देती? समझाने बुझाने के लिए कोई शब्द ही मेरे पास नहीं रह गए थे। तो सुची इसी प्रकार किसी न किसी बात को लेकर माइयों को निकाल देती है, और जब तक नई माई ना मिले अमित को बर्तन साफ करने पड़ते हैं। यह बात तो सुची के कथन से ही स्पष्ट थी। धीरे धीरे दिन चढ़ने लगा। अमित कपड़े पहनकर दफ्तर जाने के लिए तैयार हो गए। एक बार रसोई की ओर झांका, वहाँ सन्नाटा था। मेरे पास आकर बोले, भाभी जी मैं दफ्तर जा रहा हूँ। दफ्तर और भोजन? मैंने अचकचा कर पूछा। भोजन मैं दफ्तर में लंच टाइम पर ले लूँगा, आप चिंता न करें। और अपने उदास मुख को मुझसे छिपाते हुए अमित चले गए। मैं किस जाल में उलझती जा रही हूँ। सुबह से माई की बात को लेकर चकचक हो जाने के बाद से ही सुचिता उठी नहीं है। ओढ़ लपेट कर चारपाई पर लेटी है। बच्चे कुछ नाश्ता कर घर के वातावरण से सहम कर पड़ोस में खेलने चले गए हैं। मैं सुची के पास गई। सुची, सुची उठो ना, देखो दिन कितना चढ़ गया है। मेरे सिर में दर्द हो रहा है। उठो, मुँह हाथ धो लो,
तो सिर दर्द भी ठीक हो जाएगा। मुझे बताओ नोवलजीन, एस्प्रो वगैरह कहाँ रखी है? एक गोली ले ली तो तबीयत ठीक हो जाएगी। मैं चाय बनाती हूँ। मुझे चाय वाय नहीं पीनी, मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ। सुचिता की तुनक मिजाजी में कोई कमी नहीं आई। मैं उसकी एक एक बात से चकित रह जाती हूँ। कैसी लड़की है यह, नन्ही सी थी तब से मैं इसे देख रही हूँ। जिद तो इसके स्वभाव में बसी है, लेकिन शादी के बाद तो लड़कियों में बहुत बदलाव आ जाता है। और मैं देख रही हूँ कि सुचि के स्वभाव की कटुता तो और बढ़ गई है। अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के लिए तैयार है। मेरे समझाने बुझाने का कोई असर नहीं है। सुचि के प्रति मेरी पुत्री सी ममता है, लेकिन वह मुझसे ही उलट पड़ती है। उसकी हर समय की हाय हाय से घर एकदम नरक सा हो गया है। फूल से बच्चे हरदम सहमे सहमे रहते हैं, जैसे किसी नवजात पौधे को पाला मार जाए। सुचिता को इतना अच्छा पति मिला है कि लगता है उसके अहंग पर और धार चढ़ गई है। अमित हर समय उसका कितना ख्याल रखते हैं, हर इच्छा पूरी करते हैं। सुचिता का मूड ऑफ देखकर कितनी खुशामद करते हैं, लेकिन लगता है अमित के इस तरह के प्रेम भरे बर्ताव का सुचिता ने दूसरा ही अर्थ लगा लिया है। शायद वह सोचती है कि अमित उससे दबता है। वह यह नहीं सोच पाती कि उसमें ऐसा है ही क्या जो वह उससे दबेगा। अमित ने बड़े दर्द के साथ मुझसे कहा था, भाभी जी, मैंने हर समय रिश्तेदारों तथा मित्रों की बातें सुनी। अमित, क्या देखकर तुम सुचि से शादी कर रहे हो? न रंग, न रूप, न विशेष पढ़ी लिखी, घर भी साधारण, हर ओर से यही प्रश्न और व्यंग्यपूर्ण मुद्राएं। अब मैं उन्हें क्या उत्तर दूं कि मैंने क्या देखा था? मैंने वास्तव में बहुत कुछ देखा था। आपका भाई साहब के साथ व्यवहार, घर का कायदा, सलीका, सुरुचि, स्वच्छता, पिताजी की समझदारी और नेक नियति, इन सब में ही मैंने सब कुछ पा लिया था। रंग रूप 2 दिन का है, पढ़ाई लिखाई से समझदारी आ ही जाए यह कुछ जरूरी नहीं है। दहेज में पाया धन जिंदगी भर काम नहीं आता, इसलिए मैंने जो चीज़ जिंदगी भर काम आने वाली थी उसके लिए किसी भी अन्य चीज़ का लोभ नहीं किया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि सुचि ने आप लोगों से कुछ भी नहीं सीखा होगा। एक संतुष्ट सुखी गृहस्थी के क्या क्या सपने थे मेरे मन में, और उसकी आवाज़ आंसुओं की बाढ़ में बह गई थी। मुझे लगता है कि सुचि के मन में अपने अत्यंत साधारण होने के कारण हीन भावना पनप गई है। वह शायद यह तो जानती है कि अमित जैसा सुंदर, स्वस्थ, योग्य पति उसे परम सौभाग्य से ही मिला है। इसी से उसकी हीन भावना और बढ़ गई है। अपनी इस हीन भावना को छिपाने के लिए ही शायद वह और भी उपेक्षा तथा उदंडता भरा व्यवहार अमित से करती है कि कहीं उसके अंदर की इस हीन भावना का उसे पता न चल जाए। उसे अमित की कमजोरी मालूम हो गई थी कि वह अत्यधिक भावुक और संवेदनशील है, उससे बहुत अधिक प्रेम करता है और उसके बगैर रह नहीं सकता, उसके आंसुओं को झेल नहीं सकता। इतना पाकर और पाने की उसकी प्यास बढ़ती ही गई। प्रतिदान में उसने कुछ देना नहीं चाहा। अमित पर पूरी तरह छा जाने और अधिकार को जमाने की लालसा उसके मन में गहरी से गहरी जड़ पकड़ती गई। बदले में अमित के अधिकार मनाने के लिए वह तैयार न हुई। ज्यों-ज्यों अमित सहता गया, सुचि की ज्यादतियाँ बढ़ती गईं। धीरे धीरे पति के साथ साथ बच्चे भी उपेक्षित हो गए और सुचि की अपनी इच्छा अनिच्छा ही सर्वोपरि हो उठी। उसने कुछ कहा है इसलिए ठीक है, उसने जो किया वह सबसे अच्छा है का भाव उसके अंदर बुद्धमूल होता गया। जब मैं अमित की मनोस्थिति का विश्लेषण करती हूँ तो मुझे लगता है कि अमित पढ़ा लिखा विवेकशील पुरुष है, जिसने एक समझदार पत्नी पाने की आशा में रंग रूप, शिक्षा आदि किसी बात की चिंता नहीं की। हम लोग कोई पैसे वाले नहीं थे, लेकिन अभावों में जकड़ी हमारी गृहस्थी सुखपूर्वक शांति से चलती थी। एक दूसरे के प्रति आदर, प्रेम, सहानुभूति का भाव था। स्वयं कष्ट उठाकर भी दूसरे के कष्ट को दूर करने की इच्छा, इस वातावरण का अमित पर गहरा प्रभाव पड़ा और उसे लगा कि ऐसे परिवार की लड़की में यह सब गुण होंगे ही।
अमित का परिवार समृद्ध था। फिर अमित स्वयं भी अच्छी नौकरी कर रहा था। अभाव का दूर दूर तक नाम न था। एक से एक ऊंचे और समृद्ध परिवारों की पढ़ी लिखी रूपवती कन्याओं के पिता संबंध के लिए भीड़ लगाए रहते थे। लेकिन अमित ने घर भर के विरोध का सामना करते हुए सुचि से ब्याह किया था। वह अधिक से अधिक प्रेम देकर सुचि के हृदय को जीत लेना चाहता था। शायद वह यह भी सोचता था कि सुचि के मन में अपने घर की गरीबी और साधारण रूप रंग के कारण हीन भावना है, जिसे वह अपने प्रेम से दूर कर देना चाहता था। इसलिए सुचिता की उजड़ी उजड़ी बातों और रूखे व्यवहारों को भी वह हंसी खुशी झेल लेता था कि धीरे धीरे सुचिता के मन का कमल अपने संपूर्ण सौंदर्य के साथ विकसित होकर उसके जीवन को सुगंध से भर देगा। उस दिन मैंने सुचि को समझाया, तुम्हें घर व बच्चों की देखभाल ठीक से करनी चाहिए और अमित से ठीक से बोलना चाहिए। आज वह भूखे ही ऑफिस चले गए। यह सब ठीक नहीं है। जब वह ऑफिस से आए तो घर में हंसी खुशी का वातावरण रहना चाहिए। जब वह थका मादा घर आता है तो न तुम उसका मुस्कुरा कर स्वागत करती हो, न ढंग से नाश्ते पानी को पूछती हो, उल्टे अपना ही रोना लेकर बैठ जाती हो। बताओ, यह सब कहाँ तक ठीक है? भाभी जी, ताली एक हाथ से नहीं बजती। वह दफ्तर से थके मादे आते हैं तो दिन भर मैं भी सोती नहीं रहती, कुछ करती ही रहती हूँ। पुरुषों का तो स्वभाव ही होता है कि बीवी रात दिन उसकी खुशामद में लगी रहे। यह मुझसे नहीं होने का। सुचि ने रुखाई से जवाब दिया, इसमें खुशामद की तो कोई बात नहीं। अगर तुम इसे खुशामद कहती हो तो वही तुम्हारी इतनी खुशामद करते हैं। फिर अगर तुम ही कुछ खुशामद कर लोगी तो छोटी नहीं हो जाओगी। मैंने कहा, वह थका मादा घर आता है, खुशामद करता है, और भी गिन डालिए कि क्या क्या करता है। आप लोगों को तो मुझ में ही सारी बुराइयां नज़र आती हैं, बाकी सब तो दूध के धुले हैं। मैं उसका ख्याल नहीं रखती, मुझे उससे प्रेम नहीं है। आप लोगों की निगाहों में मैं ही सारी बुराइयों की जड़ हूँ। सुचि चिल्ला उठी। सुचि, देखो, नाराज़ होने और तैस में आने की बात नहीं। आजकल के लड़के अपने माँ बाप की नहीं सुनते। रोज़ सुनती हूँ कि मियाँ बीवी में तकरार हुई और मियाँ ने बीबी को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। इस सब को देखते हुए मुझको अमित बहुत सहनशील लगता है। आज कई दिनों से मैं तुम दोनों का व्यवहार परख रही हूँ। अमित कितना संजीदा रहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? उसका स्वास्थ्य कितना गिर गया है। घर से आजकल वह कितना कटा कटा रहता है, जैसे घर काटने को दौड़ता हो। फिर भी जब वह तुमसे हंसकर बात करता है तुम झिड़क देती हो। मान लो तंग आकर वह आत्महत्या कर ले या तुम्हें छोड़ दे। मैंने अस्पष्ट सा संकेत देते हुए कहा। सुचिता के लिए मेरी बातें बर्दाश्त से बाहर हो गईं। वह आक्रोश से बोली, आत्महत्या कर ले? छोड़ दे? मजाक है? मैं उसकी ब्याहता हूँ, छोड़ देंगे? जैसे यहाँ उसी के भरोसे बैठे हैं। वह बिफर उठी। मैं उसका आत्म प्रलाप सुनती रही। सुचि, पागल न बनो, आखिर उसके अलावा तुम्हारा और कौन सहारा है? सुचि अचकचाई। आप तो हैं। कहना उसके आत्मसम्मान को गंवारा न हुआ। बोली, क्यों? क्या मैं अकेले नहीं रह सकती? कर लूँगी कोई नौकरी। रोज़ रोज़ की किचकिच से तो छुटकारा मिलेगा। तुम केवल इंटर पास हो, अच्छे अच्छे BA MA ट्रेंड मारे मारे फिर रहे हैं। नौकरी मिलना इतना आसान नहीं, न अकेले जीवन बिताना ही आसान है। जिंदगी फूलों की सेज नहीं। अभी मुसीबतों से तुम्हारा सामना नहीं हुआ, इसीलिए सारी बातें सूझ रही हैं। मैंने नस्तर को और गहराई तक चुभो दिया। तो अभी कौन जीना आसान है? सुखों का अंबार लगा है ना। 2 रोटियों की कमी दुनिया में कहीं नहीं है। उसने बात न समझते हुए कहा। अब मैं क्या कहती, चुप रह गई। शाम को अमित दफ्तर से घर आए। सुचि उठकर नहीं आई। मैंने चाय बनाई, सुचि को भी वहीं बुला लिया। सब चाय पीने लगे। मैंने अमित से कहा, अमित जी, मैं आज रात की गाड़ी से वापस जाना चाहती हूँ। उन्हें बहुत परेशानी हो रही होगी, बच्चे भी ऊब उठे होंगे। अमित चौंक उठे। अभी तक उनकी समस्या के संबंध में कोई बात भी नहीं हुई थी। ठंडी सांस लेकर बोले, अच्छी बात है, आप भी खूब परेशान हुई। सुचि ने अपनी तैयारी कर ली। अब सुचि के चौंकने की बारी थी। मेरी तैयारी कैसी?
गंभीरतापूर्वक अमित बोले, सुची, इन दिनों जैसा कुछ चल रहा है उसे अब और चला पाना मेरे बूते से बाहर है। मैंने बहुत सहा है और हमेशा यह सोचता रहा हूँ कि तुम में बदलाव आ जाएगा। तुम यह महसूस करोगी कि जीवन को सुखी बनाने का काम केवल मेरा नहीं है, तुम्हारा भी है। लेकिन मेरी सहनशीलता और धीरज की सीमा आ गई है। मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि अब तुम्हारे साथ मेरा निभाव नहीं हो सकता। भाभी जी को मैंने इसीलिए बुलाया था कि वह तुम्हें अपने साथ ले जाएं। सुचिता का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से धरती खिसक गई हो। 2-4 मिनट पूरे माहौल में चुप्पी छाई रही। सुचिता ने धीरे धीरे अपने को संभाला और उसका चेहरा तमतमा आया। तो उतर आए न अपनी नीचता पर। सोच रहे होगे कि जब मैं यह डायलॉग बोलूँगा तो सुचिता मेरे पैरों पर गिर पड़ेगी, रो रो कर बुरा हाल कर लेगी। कान खोल कर सुन लो, सुचिता उनमें से नहीं है। तुम कितने ओछे हो, तुम्हारा वास्तविक रूप मेरे सामने साफ हो गया। तुम में और नत्थू चमार में अंतर ही क्या है, जिसने अपनी बीबी को मार मार कर घर से निकाल बाहर किया। अपमान और पीड़ा से अमित का चेहरा काला पड़ गया। तीक्ष्ण सरों के समान सुचिता के शब्द उसकी छाती में चुभे। वह तिलमिला उठा, लेकिन सिर झुकाकर जड़वत बैठा रह गया, जैसे किसी ने उसकी सारी शक्ति निचोड़ ली हो। सुचिता झटके से उठी, इधर उधर बिखरे कपड़े अटैची में ठूसती हुई बोली, 1 मिनट भी अब इस घर में नहीं रहना है। भाभी जी उठिए, ऐसे आदमी का मुंह देखना भी गुनाह है। चलिए अभी निकल चलें। नहीं, मैंने कठोरतापूर्वक कहा। बिल्कुल नहीं, मैं अकेली जाऊंगी, तुम मेरे साथ नहीं जा सकती। हमने तुम्हारी शादी कर दी, अब तुम जानो, तुम्हारा पति जाने। हमने ज़िंदगी भर का ठेका नहीं लिया। तुम्हें जहाँ जाना है जा सकती हो, मुझसे कुछ मतलब नहीं। भाभी, आप ऐसा कह रही हैं? टूटते बिखरते शब्दों में सुची बोली। आप जिन्होंने माँ का दुलार दिया, आप भी? हाँ, मैं भी। सुची, तुम ठीक से समझ लो, प्यार दुलार अलग बात है, लेकिन 5-6 दिनों से मैंने जो नाटक देखा है, इसमें मुझे सरासर तुम्हारा दोस्त दिखाई पड़ रहा है। मैंने हर तरह से तुम्हें समझाया बुझाया, लेकिन तुमने अपना रास्ता नहीं बदला। ऐसी लड़की को मैं कदापि अपने घर ले जाने को तैयार नहीं हूँ। कल को मेरी लड़की पर तुम्हारी छाया पड़ गई तो क्या होगा? तुम यह मत समझना कि यह केवल मेरा निर्णय है। लो, यह देखो, जाने से पहले तुम्हारे भाई साहब मुझे यह पत्र दे गए थे। मैंने एक पत्र सुची की ओर फेंक दिया। सुची फटी फटी आंखों से मेरी ओर देखती रही। होठों से अस्फुट बड़बड़ाहट सुनाई दी। मेरी छाया भी न पड़े। मैं इतनी कलुषित हूँ, मेरी छाया भी न पड़े। उसने कांपते हाथों से पत्र उठा लिया। लिखा था, सुची, तुम्हारे व्यवहार से मुझे बहुत आघात पहुँचा है। अमित जैसे भले आदमी के साथ जब तुम्हारा निर्वाह नहीं हो सका तो किसके साथ हो सकता है? अमित ने तुम्हें त्यागने का निश्चय कर लिया है। अब अपनी ज़िंदगी का रास्ता चुनना तुम्हारे हाथ में है। हमसे किसी भरोसे की उम्मीद न करना। समझना, तुम्हारे भाई भावज मर गए। प्रमोद। पत्र सुची के कांपते हाथों से गिर पड़ा और उसे चक्कर आ गया। अमित ने लपक कर उसका सिर गोदी में रख लिया। मैं पानी ले आई। अमित ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। प्यार से उसके मस्तक को सहलाते रहे। धीरे धीरे सुची ने अपनी आंखें खोलीं। अपने सिर को अमित की गोदी में देखकर वह उससे चिपक गई और फूट फूट कर रोने लगी। अमित की आंखों से भी आंसू बह निकले। दोनों के आंसुओं ने मिलकर जमीन पर जिंदगी का एक नया चित्र अंकित कर दिया। मित्रों, हर कहानी में कोई न कोई संदेश छुपा होता है। कहानी लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ जिंदगी की ज़रूरी सीख भी देती है। फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।